जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मुकाबला बीजेपी, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस गठबंधन के बीच है। पीडीपी और एनसी के लिए ये अपनी खोई साख को वापस पाने का एक मौका है। फारूक की पार्टी 2014 में चुनाव में शिकस्त का सामना कर चुकी है। वहीं महबूबा की पार्टी 2014 के चुनाव के बाद सत्ता में आई थी, लेकिन इसके लिए बीजेपी का सहारा लेना पड़ा था। इस बार दोनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ तो लड़ ही रही हैं। वहीं 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। इस बार चुनाव में दोनों ही पार्टियों को अवामी इत्तेहाद पार्टी एआईपी से ज्यादा डर लगता दिख रहा है। ऐसा महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला के बयानों में जाहिर भी हुआ है। दोनों ने इंजीनियर राशिद की पार्टी को बीजेपी का प्रॉक्सी बता दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, राशिद जेल में है, फिर एआईपी हर जगह अपने उम्मीदवारों को कैसे लड़ा रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब को पार्टी बनाने में 50 साल लग गए और हमारे पास अब भी संसाधन नहीं है कि हर जगह उम्मीदवार उतार सके। मैं जानना चाहती हूं, जो व्यक्ति यानी इंजीनियर राशिद जेल में है वो संसदीय चुनाव लड़ता है, ये अच्छा है, लेकिन उनकी पार्टी के पीछे कौन है? कैसे उनके उम्मीदवार हर जगह खड़े हो जाते हैं? महबूबा मुफ्ती आगे कहती हैं, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी के प्रॉक्सी है। पीडीपी प्रमुख ने आगे कहा कि सरकार से पूछना चाहती हूं, क्या वे इंजीनियर राशिद साहब की पार्टी को सामने लाना चाहते हैं? आपकी अन्य सभी प्रॉक्सी पार्टियां विफल हो गई हैं और अब आप पैसे और अन्य तरीकों से उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने में मदद के लिए कुछ दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ सौदा किया। उनका लक्ष्य सिर्फ गांदरबल से एनसी उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ही है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ऐसे बयान दे रहे हैं तो इसकी वजह है इंजीनियर राशिद। लोकसभा चुनाव में बारामूला में उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दे दी। जेल से चुनाव लड़ने वाले इंजीनियर राशिद को 4,72,481 वोट मिले। उसका वोट प्रतिशत 45.7% था। वहीं उमर के खाते में 2,68,339 वोट आए थे। एनसी नेता को करीब 26% वोट मिले। इस सीट पर पीडीपी चौथे स्थान पर रही, उसे यहां पर महज 2.66% वोट मिला। देखिए, इंजीनियर साहब को अपनी ओथ लेने के लिए एमपी जब वो बने तब उन्हें इंटरिम बेल नहीं दी गई अपनी ओथ पढ़ने के लिए। उन्हें बारामूला जहां के वो एमपी बने वहां का एक काम करने के लिए उन्हें बेल नहीं दी गई, लेकिन असेंबली इलेक्शन से बिल्कुल 10 दिन पहले उन्हें बेल दी जाती है। चलिए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अगर हमारी जुडिशरी को और बीजेपी को लगता है कि अभी का उनका बेहतर मौका है बाहर आने का, तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे 2 सवाल उनसे रहेंगे। पहला सवाल मेरा रहेगा कि जम्मू और कश्मीर के 5,000 बच्चे हमारे जो है, नौजवान जो है, बाहर की जेलों में बंद हैं। जो रियायत इंजीनियर रशीद साहब को दी गई है, क्या ये रियायत उन बच्चों को भी दी जाएगी जो 5-5 हजार बंद है? क्या उन्हें भी छोड़ा जाएगा, या ये सिलेक्टिव ट्रीटमेंट सिर्फ 1-2 लोगों के लिए दिया जाता है? मेरा दूसरा सवाल रहेगा, बीजेपी की सरकार यहां पे अगर कोई इंसान होता है जो इस तरह के केसेस में मुलव्विस होता है, उसके रिश्तेदार को भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। अगर उसका रिश्तेदार बच्चा कितना भी मेरिटोरियस हो, उसे सरकारी नौकरी में आने नहीं दिया जाता। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट, अब चलिए अच्छी बात है कि वो उन्हें एमएलए बनाने के लिए एनकरेज कर रही है, एमएलए बनाने के लिए इनके फॉर्म एक्सेप्ट कर रही है, इन्हें बाहर छोड़ रही है, तो आप उन बच्चों को जिनका इसके साथ कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, उनको आप सरकारी नौकरियों से महरूम क्यों रख रहे हैं? जब इंजीनियर रशीद साहब के अगर भाई आज एमएलए बन सकते हैं, इलेक्शन अपना फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर वैसे ही हमारे बच्चे हैं नीट में बेचारे 500-500 पॉइंट्स लेके बैठे हैं, उनको आप सरकारी नौकरी नहीं लेने देते। आप उन्हें कहते हैं कि आपका तो फलानी चचे का चचा आपका मिलिटेंट था, उसको हम नहीं दे सकते हैं। तो ये जो रियायत इंजीनियर रशीद साहब को दी जा रही है, ये सिर्फ 1 या 2 इंसानों पे महदूद नहीं होनी चाहिए, जिन इंसानों की वजह से बीजेपी को लगता है कि उन्हें इलेक्टोरल फायदा होगा। ये रियायत जो होनी चाहिए, ये जम्मू और कश्मीर के उन 5,000 नौजवानों के लिए होनी चाहिए और उन अनगिनत नौजवानों के लिए होनी चाहिए जिन्हें सताया जाता है पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पे, लाइनों के नाम पे, और इस बात पे कि आपका दूर दराज का कोई मिलिटेंट था। देखिए, इंजीनियर रशीद साहब को इंटरनल बेल मिलना ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट ने उनको बेल दे दी, हमें कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए।
और उनके बेल पे छूटने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाली नहीं। अगर कहीं बौखलाहट बढ़ जाएगी तो वो उमर साहब को बढ़ जाएगी, अगर किसी की नींद उड़ेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब को की नींद उड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को वो बंद रहे या छूटे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही है और इलेक्शन में हम जो मैजिकल फिगर्स है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन जहाँ तक लगता है कि शायद उमर साहब इस फैसले से अपसेट हो गए और उमर साहब की नींद भी शायद आजकल खराब होगी कि इंजीनियर रशीद साहब वापस इंटरनल बेल पर रिहा हो गए। उनमें पहले ही इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी यूज़ कर रही है अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी को। नहीं, उमर साहब तो छोड़िए, उनको लगता है कि शायद सारा जम्मू कश्मीर उनकी ज़ाती विरासत है और कोई भी कैंडिडेट चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे और कोई पार्टी इलेक्शन में उठे, उनको वो बीजेपी के सारे एजेंट लगते हैं। खुद वो कब बीजेपी का एजेंट रहा उसको एक बार सोचना चाहिए कि सबसे पहले अगर कोई एजेंट बना बीजेपी का तो वो उमर साहब ही थे। तो आपको लगता है कि कैंपेनिंग या बाकी पे इलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, इंजीनियर रशीद साहब आएंगे, कैंपेनिंग होगी, कैंपेनिंग में वो हिस्सा लेंगे, फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फर्क पड़ेगा, पीडीपी को फर्क पड़ेगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ेगी और उमर साहब की नींद आज जरूर उठ जाएगी। और जो बौखलाहट उनमें फैली हुई है, जिस तरह से आज वो टोपी उतार के भीख मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दिन आ गए हैं कि वो पूरी तरह से अब भीख मांग लें।